हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कम इन। अंदर बैठा शख्स उसे ऑर्डर देते हुए बोला। अंगद, जो बुरी तरीके से घबरा गया था, उसने बहुत मुश्किल से अपने डर को कंट्रोल किया और केबिन के अंदर चला गया। केबिन में बहुत कम रोशनी थी, लेकिन अंगद सब चीज़ों को अच्छे से देख पा रहा था। पूरे केबिन को देखते हुए अंगद की नज़र सोफे पर बैठे एक इंसान पर गई। उसे देख अंगद की एक बार फिर चीख निकलने को हुई कि वो इंसान उसे बिना देखे सख्ती से बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ निकला, मेरे कानों तक पहुंचा, तो तुम कभी अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। यकीन मानो, यह तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा जहरीला है। उस शख्स की बात सुन अंगद की चीख, जो उस शख्स के हाथ में लिपटे उस वाइट एंड शाइनी स्नेक जो अंधेरे में और ज़्यादा शाइन कर रहा था, उसे देखकर निकलने वाली थी, वो उसके गले में ही घुट कर रह गई। ऐसे ही अपनी जगह पर खड़ा रह गया। पूरा दिन तुम पर वेस्ट करने के लिए नहीं है मेरे पास। अंगद को ऐसे ही खड़ा देख वो शख्स इरिटेशन से बोला। उसकी आवाज़ में इरिटेशन महसूस कर अंगद बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो जानता था सामने बैठा इंसान कितना जो एगोइस्टिक और शॉर्ट टेम्परेटेड है। अंगद धीमे कदमों से चलते हुए जैसे ही उस इंसान के सामने वाले सोफे पर बैठने वाला था कि एक बार फिर उस शख्स की आवाज़ अंगद के कानों में पड़ी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम रक्षित आर्यन के साथ मेरे सामने बैठ सको। सॉरी सर, शर्मिंदगी से कहते हुए अंगद वापस सीधा खड़ा हो गया। हाँ, लेकिन तुम जैसे लोग मेरे कदमों में बहुत अच्छे लगते हैं, रक्षित टेढ़ी स्माइल के साथ बोला। उसकी बात सुनकर अंगद बिना कुछ बोले सोफे के नीचे रक्षित के पैरों के पास आकर बैठ गया। हाँ, उसके लिए ये बहुत ही स्टाइलिश था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि आर्यन फैमिली के सारे मर्द कितने इगोइस्टिक हैं, खासकर उनका ये नया वारिस रक्षित आर्यन, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। रक्षित को कुछ न बोलते देख अंगद खुद बात की शुरुआत करते हुए बोला, वो आपने कहा था कि क्या मैंने तुमसे पूछा नाम? रक्षित अंगद की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से बोला। अंगद को कुछ समझ नहीं आया, आखिर वो क्या करे। अब डील मन्नत से रिलेटेड तो थी, तो मन्नत का नाम आना तो लाजमी था, लेकिन वो कुछ भी बेवकूफ़ी कर अपने हाथ से यह डील निकलने नहीं दे सकता था। आपने कहा था कि अगर मैं अपनी भांजी को आपके पास भेजूँगा तो उसके बदले आप स्पार्कलिंग मॉल का प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को देंगे। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आनी चाहिए। बट वाज शी बिहेविंग इन सच ए वाई दैट शी इज़ नॉट रेडी? रक्षित की बात सुनकर अंगद की धड़कन कुछ पल थम गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, वो सर, एक्चुअली उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है बचपन से, और जब से उसे पता चला है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो उसे और भी ज़्यादा खुद पर नाज हो गया है, और बस आपके सामने एक्ट कर रही थी जिससे कि आप उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओ। उसे मर्दों को बहलाना अच्छे से आता है। ओह सो यू मीन, इससे पहले भी वो और मर्दों को बहला चुकी है। बट जहाँ तक मुझे पता चला है, शी वॉज वर्जनिंग। रक्षित अपना सर टेढ़ा कर अंगद को घूरने लगा। मेरा मतलब है कि उसे अच्छे से आता है कि मर्दों को कैसे बहलाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मर्द उसे इस काबिल नहीं लगा जो उसे पा सके। लेकिन जब से उसे पता चला है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो आसानी से मान गई, क्योंकि आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आप तो द अक्षित आर्यन हो।
अंगद की आखिरी बात सुनकर रक्षित का टेम्पर कंट्रोल हो गया। जो उसकी पहली बात सुनकर आया था, उसकी आखिरी लाइन रक्षित के ईगो को सेटिफाई करती थी, क्योंकि उसके लिए सबसे ऊपर उसका गुरूर, उसका ईगो था। यू आर राइट। रक्षित आर्यन को कोई रेसिस्ट नहीं कर सकता। एंड दुआ करो कि तुमने जो कहा है उसका हर एक लफ्ज़ सच हो, क्योंकि मुझे सच्चे लोग बहुत बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वो सच बोलकर मुझे उन्हें मारने की कोई वजह नहीं देते। लेकिन जो लोग मुझसे एक लफ्ज़ भी झूठ कहते हैं उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मुझे एंटरटेनमेंट की एक वजह देते हैं। रक्षित जैसे जैसे बोल रहा था, उसके हाथ में लिपटा वो वाइट स्नेक रेंगते हुए अंगद के गर्दन पर लिपट रहा था। उसकी बात खत्म होते ही अपना फन उठाए अंगद के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया। उसकी बाकी बॉडी अंगद की गर्दन पर लिपटी हुई थी। एक शख्स आर्यन कॉरपोरेशन के अंदर आया। वो दिखने में काफ़ी दुबला पतला था और उसने एक बिजनेस सूट पहन रखा था। उसे देखते ही ग्राउंड फ्लोर के सभी एम्प्लॉय उसको रिस्पेक्ट देते हुए खड़े हो गए। अपने बिल्कुल सामने एक जहरीले सांप को देखने में बेहद शाइनी और अट्रैक्टिव के साथ बेहद खौफनाक था। उसे देखकर अंगद की सांसें ही रुक सी गई थी। वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसकी वो खून जैसी लाल आँखें जो अंगद को सबसे ज़्यादा खौफजदा कर रही थी, डर से उसके कान के पीछे से पसीने की लकीर बहते हुए उसकी गर्दन पर फिसलने लगी। अंगद को इस कदर डरता देख रक्षित बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। वो उस सांप को वापस अपने हाथ में लेते हुए बोला, लोगों की यही डरे हुए चेहरे मेरे ईगो को सेटिस्फाइज करते हैं, मेरी रूह को सुकून देते हैं, मुझे इस सुकून का एहसास कराते हैं कि दुनिया मेरे कदमों में है। और रही बात डील की, तो वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ और भी पे करना होगा। रक्षित अंगद के पसीने से तर चेहरे को घिन भरी नज़रों से देखते हुए आगे बोला। अंगद, जो कि कुछ पल के लिए ऐसा महसूस कर रहा था कि उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो गई, वो उस सांप के हट जाने से फिर से खुद को जीता हुआ महसूस करने लगा। लेकिन रक्षित की बात सुनकर वो डरते हुए बोला, सर, आपने कहा था अगर वो एक रात आपके साथ बिता लेगी तो आप मुझे वो डील दे दोगे, और अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो 500 करोड़ की डील तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा? या तो तुमने अपने आप को ज़्यादा खुशकिस्मत समझ लिया या मुझे ज़्यादा बेवकूफ़। रक्षित उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं सर, मैं आपके बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन आपने ही तो कहा था ना, अपनी बात पूरी करने से पहले एक बार मेरी बातों को याद कर लेना। अगर मैंने बोली गई लाइन में से तुम एक भी वर्ड इधर उधर किया तो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी आसान मौत नहीं दूंगा। रक्षित उसे वार्निंग देते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अंगद उस दिन की बात याद करने लगा। उस दिन अचानक से आर्यन कॉरपोरेशन से उसे मीटिंग के लिए बुलाया गया था, स्पार्कलिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये शहर का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। क्योंकि इसका टाइप आर्यन कॉरपोरेशन के साथ जो था, ऑलरेडी बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून इसके लिए कंपटीशन कर रहे थे। अंगद ने कभी कंप्लीट नहीं करने का नहीं सोचा था। जाहिर था कि उसकी कंपनी कोई इतनी खास फेमस नहीं थी, उसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि कोई कम बजट का प्रोजेक्ट भी आर्यन कॉरपोरेशन के साथ कर सके। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से उसके पैर ज़मीन पर नहीं थे। और जब मीटिंग के दौरान वो रक्षित से मिला तो रक्षित ने उसके आगे शर्त रखी कि मन्नत को उसके साथ एक रात बितानी होगी। अंगद के लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी कि रक्षित ने मन्नत को कहाँ देखा। मन्नत को वो लोग हमेशा घर में कैद करके रखते थे। बस कभी मन्नत को कोई मेडिकल इशू होते तभी उसे घर से बाहर ले जाया जाता। लेकिन रक्षित की भी शर्त थी कि मन्नत खुद से एग्री हो
और रक्षित को पूरा घमंड था कि कोई भी उसे रेसिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अंगद को बखूबी पता था कि मन्नत इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अगर वो मन्नत को रक्षित के पास नहीं भेजेगा तो इतनी बड़ी डील उसके हाथ से निकल जाएगी। और दूसरा, जब रक्षित आर्यन को पता चल लगेगा कि मन्नत को उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो ये बात रक्षित के ईगो को, उसकी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाएगी और हो सकता है गुस्से में आकर रक्षित उन्हें जान से मार दे। उसने कई किस्से सुने थे रक्षित के बारे में। जो भी इंसान रक्षित को किसी चीज़ के लिए मना करता था, रक्षित उसे अपनी इंसल्ट समझता था और उसके बाद रक्षित उस इंसान को बर्बाद कर देता था। सबसे मेन चीज़ वो डील थी जिसके लिए अंगद किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए उन लोगों ने मन्नत को बेवकूफ़ बनाकर उसे रक्षित के पास भेज दिया, उसके दिमाग में ये बात डालकर कि अगर मन्नत रक्षित के पास नहीं जाएगी और जैसा उन्होंने उसे समझाया है वो नहीं करेगी तो रक्षित, जो कि एक बिष्ट है, वो उसकी दी को, जिससे मन्नत सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसे मार देगा। उन्हें ये करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मन्नत को ऐसा बना दिया था कि मन्नत सिर्फ उतना ही सोच पाती थी जितना वो उसे सोचने देते थे। यही सब सोचते हुए उसके दिमाग में एक बात क्लिक किया कि रक्षित उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि वो मन्नत के साथ एक रात स्पेंड करना चाहता है और उसने जल्दी से रक्षित को ये कहकर हाँ कर दिया कि मन्नत रेडी ही होगी क्योंकि कोई भी लड़की रक्षित को मना नहीं कर सकती। और उसके बाद रक्षित ने उसे जाने के लिए कह दिया। उसने ये तो कहा ही नहीं था कि रात बिताने के बाद ही उसे वो डील देगा। मतलब रक्षित ने उनके साथ माइंड गेम खेला था। इतना सोच उसने रक्षित की ओर देखा जो उसे ही देखते हुए स्mirk से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसका मजाक बना रहा हो। तो आप और क्या चाहते हैं सर? देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं। हाँ पैसे? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे 2 कौड़ी के पैसे कोई नीड है? रक्षित अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए उसकी सख्ती से घूरने लगा। अंगद को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। पैसे? भला वो किसके सामने पैसों की बात कर रहा है? आर्यंस की दौलत और शोहरत के बारे में कौन नहीं जानता था? तो फिर आखिर वो बेबसी से बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी वो भांजी चाहिए हमेशा के लिए। रक्षित ने कैजुअली कहा, जैसे वो कोई सामान मांग रहा हो। ये बात अंगद के लिए अजीब नहीं थी कि रक्षित उससे मन्नत को मांग रहा था। पहले जब रक्षित ने उससे मन्नत को एक रात के लिए मांगा था, उसे तब भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि अमीर लोग शौक होते हैं एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ हम बिस्तर होने के। और आर्यन फैमिली के मर्दों में ये बात सब जानते थे कि हमेशा उनके एफर्ट्स एक से ज़्यादा औरतों के साथ रहते हैं। उनकी शादी हमेशा बिजनेस डील के लिए होती थी जो कि बचपन में फिक्स हो जाती थी और बड़े होकर उन्हें उसी से शादी करनी पड़ती थी। लेकिन वो शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रहती थी क्योंकि वो अपनी वाइफ को ऐसा 100 पीस अपने घर में सजा कर रखते थे और वाइफ होने के बाद भी वो अपनी पसंद की औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते थे। लेकिन वो कभी उनसे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि आर्यंस हमेशा अपनी बराबरी में शादी करते थे। अगर उनकी मर्जी ना हो तब भी उन्हें उसी से शादी करनी पड़ती थी जिससे कि बचपन में उनकी शादी फिक्स की गई थी। लेकिन अब तक रक्षित ने ऐसा ही था कि जिसका भी अभी तक कोई अफेयर सामने नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि उसे लड़कियों से नफरत थी, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि कोई लड़की इस काबिल थी ही नहीं जो रक्षित आर्यन के इतने करीब आ सके। उसे खुद पर बड़ा नाज था। लेकिन मन्नत ही क्यों? हाँ, मन्नत हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। तो क्या इसीलिए रक्षित मन्नत को अपने पास रखना चाहता था? अंगद के दिमाग में बस यही आ रहा था क्योंकि रक्षित की रगों में भी अपने बाप दादा का खून दौड़ रहा था और खून कभी न कभी तो अपना असर दिखाता ही है। अंगद को अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ फील हुआ। वो अपनी दुनिया से बाहर आया। उसने महसूस किया कि फिर से वही सांप उसकी गर्दन पर रेंग रहा था। अंगद अपनी डरी हुई निगाहों से रक्षित को देखने लगा। उसने पाया कि रक्षित उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा है। ये देख
वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसे पता था उसके जवाब देने में इतना वक्त लगाने से रक्षित को उस पर गुस्सा आ गया होगा। वो घुटी हुई आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी सर। उसके गले से ठीक से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो सांप उसकी गर्दन पर इस कदर लिपट गया था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा उसकी गर्दन को जकड़ रहा था, उसे देरी करने पर सज़ा दे रहा हो। बस यही सॉरी कहने के लिए तुम इतना सोच रहे थे? हम रक्षित गुस्से से उसे देखते हुए बोला, नहीं, आप जब चाहोगे वो आपके पास आ जाएगी। वैसे भी वो आपको पसंद करती है। अंगद ने ये बात बिना सोचे समझे कही थी। उसे नहीं मालूम था ये बात उसे आज मुसीबत से निकाल सकती है, और यही बात फ्यूचर में उसके बर्बाद होने की वजह बनेगी। एक दुबला पतला दिखने वाला शख्स जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो जैसे ही आर्यन कॉरपोरेशन के अंदर आया, उसे देख सारे एम्प्लॉयज़ उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहने लगे, गुड मॉर्निंग मिस दीक्षा। वो शख्स जो एक लड़की थी और जो उसने बॉय कट करवा रखा था, हल्का सांवला रंग, अगर कोई दूर से देखे तो धोखा खा जाए कि वो एक लड़का है। उसके बिहेवियर में लड़कियों की कोई अदा ना कोई नज़ाकत। गेट बैक टू योर वर्कर्स, वो अपनी कोल्ड नज़रों से सबको वार्न करते हुए बोली। उसकी आवाज़ में भी एक रबाब झलकता था। उसकी नज़रें ही काफ़ी थी। सब अपने अपने काम में लग गए। दीक्षा प्राइवेट लिफ्ट के अंदर गई और 46 फ्लोर का बटन प्रेस किया। जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद हुआ, सभी एम्प्लॉयज़ ने चैन की सांस ली। यार, इस ऑफिस में 2 तानाशाह है, एक प्रेसिडेंट और दूसरी प्रेसिडेंट की असिस्टेंट दीक्षा मैम। एक एम्प्लॉय लिफ्ट एरिया को देखते हुए अपने कलीग से बोली। दीक्षा जल्दी से उस अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए केबिन में गई। उसे डर था कि जिसका उसे डर हो वो सच ना हो जाए। उसे जैसे ही केबिन का डोर लॉक किया तो डोर अपने आप ओपन हो गया, और उसके सामने का नज़ारा देख कि सांस लेते हुए मन में बोली, आह, मैं टाइम से पहुंच गई। और प्रेसिडेंट ने गुस्से में आकर इसे अभी तक जान से नहीं मारा, क्योंकि रक्षित के केबिन में वही आता है जिसे रक्षित बुलाता हो, और ना के बराबर ही ऐसे लोग थे जो जिंदा उस केबिन से बाहर जाते थे। वरना रक्षित पहले अपने बातों से उनके साथ खेलता था, और फिर जब वो इंसान किसी भी एक्शन या बात से इरिटेट हो जाता तो उसे जान से मार देता। उसने अपना गुस्सा, अपना टेम्पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। दीक्षा यही सब सोचते हुए जल्दी से केबिन के अंदर जाकर रक्षित के साइड में खड़ी हो गई। उसने अंगद के डरे हुए चेहरे को देखते हुए उससे पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, आप बस इतना बताइए कि आप सर की शर्त मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मिस्टर आर्यन की बात मानना मेरे लिए ऑनर की बात है। अंगद अब जल्द से जल्द इस मौत की गुफा से बाहर निकलना चाहता था, जहाँ उसके हर एक लफ्ज़ पर उसके सर पर मौत की तलवार लटक रही थी। दैट इज़ राइट, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जैसे ही आपकी अपनी कही हुई बात को पूरा करेंगे, वैसे ही आपको उस प्रोजेक्ट का लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। दीक्षा प्रोफेशनली अंगद को इन्फॉर्म करते हुए बोली। ये लफ्ज़ रक्षित के थे, लेकिन तरीका दीक्षा का। दीक्षा की बात सुनकर अंगद के पसीने से तर चेहरे पर एक सुकून आ गया। आखिर जिस काम के लिए वो यहाँ आया था, इतनी डर और जिल्लत के बाद ही सही हुआ। तो दीक्षा रक्षित की तरफ देखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।